कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग आपके ज्योग्राफी का चैप्टर 5 शुरू करेंगे, दैट इज़ इंडस्ट्रीज़। और इसके पहले हमने एग्रीकल्चर चैप्टर अच्छी तरीके से पूरा फिनिश कर दिया है। उसके नोट्स भी हमने आपके साथ शेयर किए हैं एंड यू हैव गॉट ऑल द एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन ऑफ द फुल चैप्टर। एंड नाउ इट्स अप टू यू हाउ यू रीड एंड वर्क हार्ड। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर नाउ। ये है इंडस्ट्री यानी उद्योग। तो आज हम इसको पढ़ेंगे। So let us start your class with the explanation. So see what is given now. Have you ever given a thought to the fact that the notebook you use for writing has come to you after a long process of manufacturing? It started its life as a part of a tree. It was cut down and transported to the pulp mill. There the wood of the tree was processed and converted into wood pulp. The wood pulp was mixed with chemicals and finally changed into paper by machines. This paper found its way to the press where ink made from chemicals was used to print the lines on the pages. The pages were then bound in the form of a notebook, packed and sent to the market for sale. Finally, it reached your hands. अरे बाबा, सच ए लॉन्ग प्रोसीजर पढ़ने में लगा ना, दिमाग में कुछ अजीब सी हलचल हुई कि अरे ये पेपर तो जिसको हम इतनी बहुत ही गैर ज़रूरी चीज़ समझते हैं ना, कितने आराम से हम लोग इसको तोड़ते मरोड़ते हैं, अपने क्लासरूम में एक दूसरे को मारते हैं ना। आप लोग बहुत ये सब काम करते हैं ना। रबर बैंड में भी बच्चे क्या करते हैं, पेपर फाड़ फाड़ के नोटबुक से उसका कुछ बना के उसमें फंसा के एक दूसरे को हिट करते हैं। टीचर बोर्ड की तरफ मुड़ा नहीं कि बच्चों का सारा ये ड्रामा शुरू होता है। फिर कुछ गलती हो गई, मिस्टेक हुआ, एक लाइन भी मिस्टेक हुआ तो फाड़ के सीधे डस्टबिन में, क्लासरूम में या घर में आए तो कमरे में, है ना। कितनी आसानी से पेपर फट जाता है। हमको रियलाइज़ भी नहीं होता है कि ये एक ऐसा रिसोर्स है जिसको हम कितनी आसानी से वेस्ट कर रहे हैं। तो इस रिसोर्स को बनने में कितना समय, कितना वक्त, लेबर और कितना आपका एक प्राकृतिक संसाधन जो लगा हुआ है ना, हम बिल्कुल रियलाइज़ नहीं करते इस चीज़ को। इसीलिए आपको चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। तो पढ़ना मतलब सिर्फ नोटबुक्स भरना, उसको रटना और रिपोर्ट कार्ड्स में 90-100% मार्क्स लगे क्लास बाय क्लास पास आउट करना ही नहीं होता है। पढ़ने का मतलब आप जीवन का अर्थ समझें, चीज़ों की कीमत समझें और उसकी इज़्ज़त करें। चाहे आपका हिस्ट्री पढ़ें तो आप अपनी फ्रीडम को इज़्ज़त करें, आप ज्योग्राफी पढ़ें तो अपनी प्रकृति की इज़्ज़त करें, आप सिविक्स पढ़ें तो अपने संविधान की, अपने कानून की इज़्ज़त करें। ठीक है। सो स्टडिंग इज़ नथिंग बट इट इज़ अ स्टडी ऑफ लाइफ। ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। ओके, तो इसमें देखिए वो पन्ना जो आपको बहुत मामूली सी चीज़ लगता है, जिसका आप लोग एरोप्लेन बना के उड़ाते हैं, तो उसको बनने में देखिए कितनी लंबी चौड़ी प्रक्रिया होती है। और ये शुरू होती है एक पेड़ की ज़िंदगी से। ठीक है, एक अच्छा सा खासा पेड़ इसमें शहीद होता है, उसको काटा जाता है। फिर काटने के बाद उसको जो है पल्प मिल में ट्रांसपोर्ट करते हैं। पल्प मिल माने जहाँ पे इस लकड़ी का लुगदी तैयार किया जाएगा, यानी उसको गलाया जाएगा, नरम बनाया जाएगा। ठीक है, उस मिल में ले जाते हैं, इसको प्रोसेस करते हैं, देन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू वुड पल्प। ठीक है, फिर इस वुड पल्प को तरह तरह के केमिकल्स में मिक्स करके फाइनली मशीन्स के थ्रू पेपर बनाया जाता है। अब जो पेपर है इसको फिर क्या करते हैं, प्रेस का रास्ता दिखाते हैं, जहाँ पे कि इंक जो केमिकल से तैयार की जाती है उसके थ्रू इसमें लाइंस प्रिंट की जाती हैं। ठीक है, अब होता है ना आपकी कॉपीज़ रूल्ड एंड अनरूल्ड, तो ये रूल्ड कॉपीज़ के बारे में बता रहे हैं। तो ये लाइंस बनने के बाद जब आपके पेजेस तैयार हो जाते हैं, उसको फिर बाउंडिंग करते हैं। बाउंडिंग करके आपकी नोटबुक तैयार होती है, पैक होती है, फिर मार्केट पहुंच जाती है। ओके, और फिर अंततः आपके हाथ में आती है और आप इसका सदुपयोग भी करते हैं और दुरुपयोग भी करते हैं। चलिए, ठीक है। तो पिछला चैप्टर जो हमने पढ़ा एग्रीकल्चर, कृषि, तो वो एक आपकी प्राइमरी एक्टिविटी था। हमने 3 तरह की एक्टिविटीज़ पढ़ी थी, आई होप आपको याद होगा। प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी एंड टेरिशरी एक्टिविटी। तो प्राइमरी एक्टिविटी यानी कृषि, जहाँ पे कि हम प्रकृति के टच में हैं, प्राकृतिक चीज़ों को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हम जो ये चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं ये है आपका सेकेंडरी एक्टिविटी। सेकेंडरी एक्टिविटी मीन्स where we are dealing with the processing of the raw materials into products। यानी जो भी हमको आपका प्राकृतिक रिसोर्स प्राप्त हुआ है, हम उसको किसी चीज़ में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, तो ये आपका पूरा चैप्टर है। तो हम लोग इसमें डील करेंगे आपकी सेकेंडरी एक्टिविटीज़ से, या फिर कहेंगे इसको मैन्युफैक्चरिंग, नॉट ग्रोइंग। ठीक है, सो सेकेंडरी एक्टिविटी और मैन्युफैक्चरिंग चेंज रॉ मटेरियल्स इनटू प्रोडक्ट्स ऑफ मोर वैल्यू टू द पीपल।
ठीक है, यानी कोई चीज़, मान लीजिए आपकी जंगल में एक पेड़ है, ठीक है, अब वो पेड़ की लकड़ी जो सूख गई थी ज़मीन पे गिर गई, वो ये लकड़ी अभी जो ज़मीन पे पड़ी है इसकी कोई कीमत नहीं है, वैल्यू नहीं है। आप उस लकड़ी को उठा के खेलिए, फेंकिए, कुछ भी कीजिए, या उससे गेम बना के खेलिए, है ना। लेकिन जब इसी लकड़ी का इस्तेमाल कोई किसान या फिर कोई मजदूर ले जाके इसको जलाता है, उससे आग सेकता है, या उसको अपने चूल्हे में जला के खाना पकाता है, ठीक है, तो यहाँ पे वो ईंधन के रूप में इस्तेमाल हो रही है। ओके, अब जब यही लकड़ी जब इंडस्ट्रीज़ में जाती है और इस लकड़ी का लोग तरह तरह का फर्नीचर बनाते हैं, तब क्या होता है, ये फर्नीचर जब बन के मार्केट में आता है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, वो बढ़ जाती है, यानी इसकी कीमत हो जाती है उसके बाद। यानी वो लकड़ी जो सिंपल एक लकड़ी का टुकड़ा था, वो जब एक प्रोडक्ट बन जाता है तो वो जब लोगों के पहुंचता है तो उसकी एक कीमत होती है। यू गेट अ वैल्यू, दैट प्रोडक्ट गेट अ value, right? So as you have seen, pulp was changed into paper and paper into a notebook. This represent the two stages of the manufacturing process. ठीक है, हम मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं जहाँ पे चीज़ों को हम बना रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे दो तरह की मैन्युफैक्चरिंग आपने देखी, ठीक है। प्राइमरी एक्टिविटी थी आपका पेड़, जहाँ पे कि भाई पेड़ लगाया गया। ओके, अब इसमें सेकेंडरी एक्टिविटी आपकी दो तरह की हुई। पहले भाई जब आपका जो पल्प था उसको हमने पेपर बनाया और फिर उस पेपर को हमने नोटबुक बनाया, ठीक है। नाउ सी, नाउ द पेपर मेड फ्रॉम पल्प एंड क्लॉथ मेड फ्रॉम कॉटन हैव हैड वैल्यू एडेड टू देम एट ईच स्टेज ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। जो पेपर हम पल्प से तैयार कर रहे हैं और जो कपड़ा हम कॉटन से तैयार कर रहे हैं, ठीक है, दोनों ही स्टेज में इनकी वैल्यू ऐड होगी। ओके, यानी पल्प की तो कोई वैल्यू हमारे लिए है नहीं, लेकिन जब यही पल्प आपका पेपर बन गया इसकी वैल्यू हो गई। अब ये जो कॉटन है जो कि खेत में उगा था, अब जब इस कॉटन का क्लॉथ बन गया तो इस क्लॉथ की वैल्यू हो गई, राइट। सो इन दिस वे द फिनिश्ड प्रोडक्ट हैज़ मोर वैल्यू एंड यूटिलिटी दैन द रॉ मटेरियल दैट इट इज़ मेड फ्रॉम। ठीक है, तो इसका सारांश क्या निकला कि वो रॉ मटेरियल, वो कच्चा माल, ठीक है, जो हमें प्रकृति से प्राप्त होता है, अब उससे जब हम कोई प्रोडक्ट बना लेते हैं तो उसकी वैल्यू इस रॉ मटेरियल से कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है। ओके, सो दैट इज़ वाई द फिनिश्ड प्रोडक्ट हैज़ मोर वैल्यू एंड यूटिलिटी, मतलब उसकी कीमत और उसकी उपयोगिता कच्चे माल से ज़्यादा होती है। वो बनता है इसी से, ठीक है, लेकिन वैल्यू इसकी ज़्यादा होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, अब हम बढ़ते हैं आगे इंडस्ट्रीज़ पे। अब देखिए इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है। इंडस्ट्री क्या है, अब जैसे हम एक्टिविटी पढ़ रहे हैं, किस तरह की एक्टिविटी, इकोनॉमी की एक्टिविटी, यानी जो आर्थिक एक्टिविटी है, ठीक है। अब जब हम उद्योग की बात करते हैं, सो इंडस्ट्री रिफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज़ कंसर्न्ड विद प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स और द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। ये है आपकी इंडस्ट्री की डेफिनेशन। तो जब हम कहते हैं इंडस्ट्री से आप क्या समझते हैं, तो इंडस्ट्री का मतलब होता है एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें कि हम किसी गुड्स को, किसी प्रोडक्ट को बना रहे हैं या किसी खनिज को पृथ्वी से प्राप्त कर रहे हैं, उसका खनन कर रहे हैं, या हम लोगों को काम दे रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें मिलकर आपकी इंडस्ट्री कहलाती है। ओके, दस वी हैव आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ठीक है। इसी के तहत आपकी कौन सी इंडस्ट्री है, एक हो गई आपकी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, दैट इज़ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, मतलब आयरन से, स्टील से आप तरह तरह की चीज़ें बना रहे हैं, ठीक है। तो ये आपकी एक तरह की इंडस्ट्री हो गई, उद्योग हो गया। फिर आपकी कोल माइनिंग इंडस्ट्री हो गई है, जहाँ पे कि आप कोल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे आप कोयला बना रहे हैं, निकाल रहे हैं। ओके, फिर नेक्स्ट इज़ योर आपकी टूरिज़्म इंडस्ट्री, यानी सर्विस प्रोवाइडर। टूरिज़्म इंडस्ट्री क्या होती है भाई, टूर कराना, लोगों को घुमाना, जगह जगह के जो आपके पर्यटन स्थल हैं जहाँ पे कि लोग अपना घूमने जाते हैं, कुछ दिनों के लिए आनंद लेने जाते हैं, ठीक है, तो वो टूरिज़्म इंडस्ट्री है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को काम मिलता है, ठीक है। तो ये इतनी तरह की इंडस्ट्रीज़ आपको देखने में आती हैं, ठीक है। अब देखिए, अब ये इतनी इंडस्ट्रीज़ आपने देख ली। अब हम देखेंगे आपका आगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़, यानी इंडस्ट्रीज़ के कितने टाइप होते हैं, ठीक है। तो इसके टाइप की भी जो बेसिस होती है, आधार होता है। सो इंडस्ट्रीज़ कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स, ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। यानी जो हम इंडस्ट्रीज़ को क्लासीफाई करेंगे, उसका जो वर्ग बनाएंगे, उसके तीन आधार होंगे। पहले तो होगा कच्चा माल, ठीक है, रॉ मटेरियल के बेसिस पे हम इंडस्ट्रीज़ को क्लासीफाई करेंगे। फिर साइज़,
यानी छोटी है कि बड़ी है, फिर ओनरशिप यानी उसका मालिक कौन है, ठीक है। तो रॉ मटेरियल्स यानी किस तरह का कच्चा माल उसमें यूज़ हो रहा है, ओके। तो ये 3 बेसिस है जिसके आधार पे हम क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ को समझेंगे। तो पहला क्लासिफिकेशन का आपका बेस है रॉ मटेरियल्स, ओके। सो नाउ सी, इंडस्ट्रीज मे बी एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड एंड योर मैरीन बेस्ड एंड फॉरेस्ट बेस्ड, ठीक है। तो अब देखिए इंडस्ट्रीज़ के क्लासिफिकेशन में आपने 3 बेसिस देखे थे, तो उसमें से जो पहला बेस है आपका, दैट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स। तो इस रॉ मटेरियल के बेसिस पे भी हमने इंडस्ट्रीज़ को फर्दर क्लासीफाई किया है आपका एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, मैरीन बेस्ड एंड फॉरेस्ट बेस्ड, ओके, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रॉ मटेरियल्स दे यूज़, ठीक है। यानी कोई उद्योग है वो किस प्रकार का कच्चा माल यूज़ कर रहा है, यानी वो खेत से आया है या कोई मिनरल है या फिर सी में से, समंदर में से प्राप्त हुआ है या जंगल में से आया है, उसके बेसिस पे जो है हम लोग इंडस्ट्री को क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। तो पहला है आपका एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़। देखिए अब एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ क्या होता है। These industries use plant and animal based products as their raw materials. Food processing, vegetable oil, cotton textile, dairy products and leather industries are example of agro based industries, ठीक है। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज का मतलब ऐसे कच्चे माल जो कि किसी पौधे या पशु से प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। अब जैसे हो गया आपका वनस्पति घी, ठीक है, आपका हो गया भाई जो कॉटन टेक्सटाइल, जो कपड़ा बनता है, जो आप कॉटन लेके आते हैं, ठीक है। फिर आप जो तेल प्राप्त करते हैं, ओके। फिर आपके जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, डेयरी प्रोडक्ट आपको पता है ना। फिर आपका लेदर इंडस्ट्री हो गया, चमड़े का उद्योग हो गया, तो ये सब आपका एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ है। आपने पढ़ा था ना, एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है। एग्रीकल्चर मीन्स सिर्फ क्रॉप उगाना नहीं, ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स प्लस रियरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक, ये सब मिला के आपका क्या कहलाता है, एग्रीकल्चर। तो ये सारी चीज़ें जो प्लांट और एनिमल से निकल के आती हैं, वे सब मिल के जब रॉ मटेरियल बन के किसी इंडस्ट्री में सपोर्ट करती हैं, तब उसको हम लोग कहते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, ओके। नाउ नेक्स्ट इज योर मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। सो नाउ दीज आर प्राइमरी इंडस्ट्रीज दैट यूज मिनरल ओर्स एज देयर रॉ मटेरियल, ठीक है। अब ये ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जो कि खनिज, कच्चा जो होता है, ठीक है, उसको एज ए रॉ मटेरियल यूज़ करती हैं। अब देखिए द प्रोडक्ट्स ऑफ दीज इंडस्ट्रीज फीड अदर इंडस्ट्रीज़। अब इस इंडस्ट्रीज़ के जो प्रोडक्ट होते हैं वो दूसरी इंडस्ट्रीज़ में लगते हैं, उनसे जो है बहुत तरीके के सामान बनाए जाते हैं, ठीक है। द फीड अदर इंडस्ट्रीज़ मतलब दूसरे इंडस्ट्रीज़ को जो क्या करते हैं, ये सप्लाई होते हैं। जैसे एग्जाम्पल बता रहा है ये, आयरन मेड फ्रॉम आयरन ओर इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़। अब ये जो लोहा होता है ना, तो आयरन आपको डायरेक्टली तो प्राप्त नहीं होता है ना नीचे ज़मीन में से, आपको कच्चा, है ना, कच्चा लोहा हो ना, और प्राप्त होता है आपको उसका, ठीक है। तो जो आयरन और मिलता है उससे आयरन जो है वो बनाया जाता है, तो वो आयरन और बनाया जाता है आपका मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में, ठीक है। अब फिर यही लोहा जो अलग अलग इंडस्ट्रीज़ को सप्लाई किया जाता है ताकि वो इस लोहे को इस्तेमाल करके बाकी प्रोडक्ट्स बना सकें, ठीक है। नाउ दिस इज़ यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल फॉर अ मैन्युफैक्चर ऑफ नंबर ऑफ अदर प्रोडक्ट्स सच एज हैवी मशीनरी, बिल्डिंग मटेरियल्स एंड रेलवे कोचेस, ठीक है। आपको पता है सारी चीज़ें जहाँ पे आपको बताई जा रही है सब लोहे से बनती हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है आपका मैरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज़। मैरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज यूज प्रोडक्ट्स फ्रॉम द सी एंड ओशंस एज रॉ मटेरियल। यानी मैरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज़ वे इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो कि समंदर में से, ओशन में से जो कच्चा माल मिलता है उसको यूज़ करती हैं, ओके। इंडस्ट्रीज प्रोसेसिंग सी फूड और मैन्युफैक्चरिंग फिश ऑयल आर सम एग्जाम्पल्स, ओके। तो ये हो गया आपका मैरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज। एंड द लास्ट वन इज योर फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज। सो दे यूटिलाइज फॉरेस्ट प्रोड्यूस एज अ रॉ मटेरियल, ठीक है। जंगल में से जो भी, अब जंगल में से तो बहुत कुछ आता है, ठीक है, तो ये जितना भी प्रोडक्ट आपका जंगल में से आएगा वो इसको यूज़ करेंगे इंडस्ट्रीज़, ओके। सो दीज इंडस्ट्रीज आर एसोसिएटेड विद फॉरेस्ट आर पल्प एंड पेपर, फार्मास्यूटिकल्स, फर्नीचर एंड बिल्डिंग्स, ठीक है। तो इसका तो बहुत ब्रॉड बेसिस पे काम करते हैं ये, ठीक। तो ये सब जो इंडस्ट्रीज़ ये जुड़े होते हैं आपका जंगलों के साथ, जैसे कि आपका पल्प और पेपर आपने देखा, फिर आपकी दवाइयाँ जो हो गई, जो आपके फर्नीचर बनते हैं, जो आपकी बिल्डिंग बनती हैं, ठीक है। बिना लकड़ी के तो काम हो नहीं सकता है, जंगल में से तो सब कुछ मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ ऑन द बेसिस ऑफ
रॉ मटेरियल। ठीक है, अब हम सेकेंड बेस देखेंगे, दैट इज़ योर साइज़, यानी आपकी इंडस्ट्री का जो साइज़ होता है। सो इट रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड, नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड एंड द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। अब साइज़ कैसे निर्धारित होता है, कैसे पता करते हैं कि कोई इंडस्ट्री छोटी है या बड़ी है। ठीक है, अब जितना पैसा उसमें इन्वेस्ट हुआ है, अगर बहुत बड़ी इंडस्ट्री होगी तो उसमें पैसा ज़्यादा लगा होगा, है ना, और छोटी सी इंडस्ट्री या लघु या कुटीर उद्योग होगा जो कि अपने घरों में लोग छोटे मोटे खोल लेते हैं, गाँव में खोल लेते हैं। ठीक है, उसमें पैसा कम लगता है, उसमें नंबर ऑफ पीपल मतलब जो लोग काम करते हैं वो कम होते हैं। ओके, और इसकी जो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन यानी जो उसमें से सामान बन के आता है वो भी जो है वो कम होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें निर्धारित करती हैं कि किसी इंडस्ट्री का साइज़ छोटा है या बड़ा। ओके, सो बेस्ड ऑन साइज इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल, राइट। तो साइज पे ही डिपेंड करता है कि आपकी जो इंडस्ट्रीज़ की क्लासिफिकेशन है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहलाएगी या लार्ज स्केल इंडस्ट्री कहलाएगी, राइट। अब देखिए, कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज आर अ टाइप ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वेयर द प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाई हैंड बाय द आर्टिसंस। ठीक है, अब देखिए जो पहली इसमें आपकी स्मॉल स्केल है, ठीक है, ये आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बताई जा रही है। तो ये ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, जो कि घर पर छोटे स्केल पे बना ली जाती हैं, जहाँ पे जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो हाथ से बनाए जाते हैं, छोटे छोटे कारीगर बनाते हैं इसको, जैसे आपकी बास्केट्स बनाना, ठीक है, घड़े बनाना या फिर दूसरे तरह के हैंडीक्राफ्ट तैयार करना, ये सब आपके कॉटेज इंडस्ट्री में बनते हैं। ओके, अभी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होती हैं इसमें पैसा भी कम लगता है और टेक्नोलॉजी भी इसमें बहुत कम होती है। ठीक है, ट्रेडिशनल प्रकार से यानी हाथों से काम हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ हो रही होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो आपका कैपिटल यूज़ हो रहा है और जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है ये जो है बहुत कम होता है एज कम्पेयर्ड टू द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज दैट प्रोड्यूस लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब बड़े बड़े उद्योग जहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे काम हो रहा है, बहुत बड़ी तादाद में आपका प्रोडक्ट तैयार हो रहा है, तो उसके एवज़ में जो है छोटी इंडस्ट्रीज़ में पैसा और आपका प्रोडक्ट दोनों ही जो है वो कम होता है। ठीक है, अब देखिए, इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल इज़ हायर एंड द टेक्नोलॉजी यूज्ड इज़ सुपीरियर इन लार्जर इंडस्ट्रीज। अभी कंपैरिजन कर रहा है। ठीक है, छोटी इंडस्ट्री में, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में यू हैव सीन दैट द अमाउंट ऑफ कैपिटल इज स्मॉल एंड द टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो नॉट सो हाई एंड द प्रोडक्ट इज ऑल्सो लो इन volume. But when you come to the large scale industries, the capital investment is large and the technology is used, it is more advanced in the larger scale industries और इसकी जो प्रोडक्ट बनेंगे वो भी बहुत बड़े वॉल्यूम में बनेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपका जो सिल्क वीविंग है, सिल्क वीविंग एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ आर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में इसने आपको एग्जांपल दे दिया। ठीक है, ये जो तरह की जो इंडस्ट्रीज़ हैं, एक यहाँ आपका जहाँ रेशम का काम होता है, रेशम बनाते हैं, फिर जो आपको जो फूड प्रोसेसिंग होती है, ये सब आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है। ओके, अब जब हम लार्ज स्केल इंडस्ट्री देखेंगे तो यहाँ पे आपका प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल्स एंड हैवी मशीनरीज, दे आर द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। ओके, तो ये हो गया आपका साइज़ के बेस पे क्लासिफिकेशन। अब नेक्स्ट हम देखेंगे आपका क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, यानी उसका मालिक कौन है। ठीक है, अभी देखिए आपकी जो ओनरशिप की बेसिस है इस पे जो है इंडस्ट्रीज़ आपकी क्लासीफाई होती हैं आपकी 3 तरीके से। ओके, प्राइवेट सेक्टर, स्टेट ओन्ड और पब्लिक सेक्टर, जॉइंट सेक्टर एंड द कोऑपरेटिव सेक्टर। ठीक है, अभी देखिए इस तरीके से आपका जो है इंडस्ट्री को क्लासीफाई किया गया है ओनरशिप के बेसिस पे। ठीक है, तो अभी देखिए इसने सबसे पहले इसको आपको कहा है प्राइवेट सेक्टर। अब प्राइवेट सेक्टर से आप क्या समझ में आ रहा है आपको, प्राइवेट यानी जो किसी का निजी है। ठीक है, जैसे कि इन्होंने आपको इसमें डिफाइन कर रखा है, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल्स और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, यानी प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा, किसी एक व्यक्ति के द्वारा या फिर व्यक्ति के समूहों के द्वारा जो है वो उनकी ओनरशिप डिसाइड होती है, प्लस उसके काम होते हैं। ठीक है, तो हम जब पहली इंडस्ट्री आपकी उठाएंगे तो आपकी प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री है। ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री में अगर हम एग्जांपल दें आपको, अगर हम एग्जांपल दे दें आपको रिलायंस का। ठीक है, आपकी जो रिलायंस इंडस्ट्री है, ओके, इट इज़ अ काइंड ऑफ प्राइवेट सेक्टर बिकॉज इट इज़ नॉट ओन्ड बाय द
गवर्नमेंट। ठीक है, क्यों हम ऐसा क्यों कह रहे हैं प्राइवेट? अब इसके फाउंडर कौन थे रिलायंस के? रिलायंस के फाउंडर थे आपके धीरू भाई जी। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में पड़ता है। लेकिन अभी इसको कौन चला रहा है? अभी उसको इनके बेटे चला रहे हैं। कौन? मुकेश अंबानी चला रहे हैं। ठीक है, तो अभी क्या है, ये जो रिलायंस है ये एक मल्टी इंडस्ट्री कंपनी है। ओके, दैट मीन्स इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टी बिजनेस एंटाइटीज़, यानी इसमें बहुत तरीके की इसमें जो आपकी कंपनीज हैं वो अटैच होकर काम करती हैं। जैसे आपके पेट्रोकेमिकल्स हैं, आपकी नेचुरल गैस है, टेलीकम्युनिकेशन है, टेक्सटाइल है और बहुत कुछ है। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया है कि ये जो प्राइवेट सेक्टर होता है ये क्या है, ये किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के द्वारा जो है संचालित किया जाता है। उसका वो जो उसका अकेला ओनर होता है। अब उसके साथ और लोग भी जुड़ते हैं, लेकिन क्या हेड जो है वो अकेला ही होता है। ठीक है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको रिलायंस का। ओके, तो ये हो गई आपकी प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री। अब नेक्स्ट ये क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट आपका कह रहे हैं द पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज। अभी जो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज है दीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट। ओके, अब ये पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज का मतलब ये होता है जिसका कि ओनरशिप और सारी कंट्रोलिंग जो किसके हाथ में होती है? सरकार के हाथ में होती है। ठीक है, ये सरकार के द्वारा संचालित होती है। ओके, तो अभी इसमें एग्जांपल इन्होंने क्या दिया है आपको, सच एज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, राइट, एंड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब ये दो एग्जांपल आपको दे रहे हैं, राइट, किसमें? आपका पब्लिक सेक्टर में। अभी पब्लिक सेक्टर मतलब क्या? पब्लिक सेक्टर यानी जैसे अब इसमें इन्होंने एग्जांपल दिया आपको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अभी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड क्या है? दिस इज नथिंग बट इट इज़ नोन एज योर HAL। ठीक है, यही है आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। सो इट इज़ अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, ये सरकार के अंडर में आ रहा है, डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया के अंडर में आता है ये। इट इज़ एन एरोस्पेस एंड डिफेंस कंपनी विच इज़ ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसका जो काम क्या होता है, वॉट इट डू, इट मेक्स द हेलीकॉप्टर्स, जेट्स, जेट इंजिन्स। ठीक है, एंड इट ऑल्सो हैव द वर्क ऑफ अपग्रेडिंग द इंडियन मिलिट्री एयरक्राफ्ट। ठीक है, तो इसीलिए इसे कहा गया है पब्लिक सेक्टर, राइट। और नेक्स्ट आपको एग्जांपल इसने दिया है आपको स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं SAIL। यही है आपका स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब ये भी आपका क्या है? पब्लिक सेक्टर है। क्यों? क्योंकि दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टील मेकिंग कंपनीज इन इंडिया। ओके, एंड इट इज़ कंट्रीज सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। इसका जो बिगेस्ट प्लांट का हम एग्जांपल लें तो वो क्या है आपका? भिलाई। ठीक है, भिलाई स्टील प्लांट जो है आप लोग अच्छे से जानते होंगे। भिलाई स्टील प्लांट इसका एग्जांपल है सेल का। ठीक है, तो ये भी आपकी क्या हो गई, ये पब्लिक सेक्टर में आ गई। ओके, अब देखिए थर्ड ये आपको क्या बता रहे हैं। अब थर्ड ये आपको बता रहे हैं ज्वाइंट सेक्टर। तो ज्वाइंट सेक्टर से क्या बता रहे हैं आपको? ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज दे आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द स्टेट एंड इंडिविजुअल्स और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो इसमें इन्होंने एग्जाम्पल किसका दिया है? देखिए एग्जाम्पल इन्होंने दिया है मारुति उद्योग लिमिटेड इज एन एग्जाम्पल ऑफ ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री। ठीक है, अब देखिए अब ये जो इन्होंने एग्जाम्पल दिया मारुति उद्योग लिमिटेड, तो इनका नाम जो है ये जो मारुति उद्योग लिमिटेड है ये फॉर्मरली ऐसे इस नाम से जाना जाता था। ओके, सो दिस मारुति उद्योग लिमिटेड पहले इस नाम से इसको जानते थे, बट लेटर इट वॉज इनकॉर्पोरेटेड एज ए जॉइंट वेंचर बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन जापान। ठीक है, अब ये एक मतलब एक अच्छा एग्जाम्पल कहा जा सकता है। इट इज़ अ फेमस एग्जाम्पल ऑफ अ जॉइंट वेंचर इन द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, राइट। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझ में आया कि किस प्रकार से जॉइंट सेक्टर बन गया। ठीक, अब इसकी और एग्जाम्पल आप उठाएंगे तो जैसे आपका कोचिन रिफाइनरीज है, या फिर आपका जो तमिलनाडु फ्लोरिन एंड एलाइड केमिकल्स लिमिटेड है। ठीक है, तो ये सब मिलके आपके बन गए आपका ज्वाइंट सेक्टर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट इसने आपको कहा कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज। अब कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स, वर्कर्स और बोथ। ओके, अब इसमें देखिए क्या एग्जांपल दे रहे हैं आपको। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, क्या है ये? आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड ये कुछ नहीं है, बस ये आपका अमूल। ओके, ये अमूल की बात कर रहे हैं, एंड सुधा डेयरी। सो दीज आर अ सक्सेस स्टोरीज ऑफ ए कोऑपरेटिव वेंचर।
ठीक, तो अभी जो अमूल क्या है, ये इंडियन डेयरी, ठीक है, इट इज़ एन इंडियन डेयरी स्टेट गवर्नमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी, इट इज़ बेस्ड इन आनंद इन गुजरात, ठीक है। फॉर्मरली ये मैनेज किया जाता था आपका गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड के द्वारा, ठीक है। फिर बाद में जो इट वाज जॉइंटली कंट्रोल्ड बाई ओवर 13 मिलियन से ज़्यादा जो है मिल्क प्रोड्यूसर्स इसमें जो है जॉइंट वेंचर पे आए, और फिर उन्होंने तकरीबन 13 डिस्ट्रिक्ट के जो मिल्क यूनियंस थे, ठीक है, ये इसमें आके जुड़ गए, राइट, ठीक है। अब ये तकरीबन आपके गुजरात के 13,000 के ऊपर के विलेजेस जो हैं इसमें आके जाके जुड़ गए हैं, वो इसमें काम कर रहे हैं, ठीक है, अमूल। और अमूल जो है इसने जो है वाइट रेवोल्यूशन में भी बहुत बड़ा ज़बरदस्त योगदान है इसका, ओके। और इसी के ज़रिए जो है हमारी कंट्री जो है वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स बन गई, राइट। तो ये है आपका अमूल, ठीक है। अब जिसने सुधा की बात की, सुधा डेयरी, सो सुधा डेयरी जो है अब ये भी आपकी ये बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड है, ठीक है। और इसमें पहले आपके 5 डिस्ट्रिक्ट लेवल मिल्क प्रोड्यूसर्स थे, एंड दे वेयर कोऑपरेटिव यूनियंस, एंड दे वेर कवरिंग एटलीस्ट 18 डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, ठीक है। और फिर बाद में धीरे धीरे तकरीबन आपके जो 18 डिस्ट्रिक्ट लेवल के मिल्क प्रोड्यूसर्स थे, उन्होंने फिर कंट्री के 33 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, आपके बिहार के, उनको कवर किया। और अब उसके बाद फिर और आगे बढ़ते इन लोगों ने अब बाकी जो आपके स्टेट्स है उसमें भी इसका सप्लाई शुरू किया, जैसे आपका झारखंड, रांची, बोकारो, जमशेदपुर, इसकी कुछ जो है ब्रांचेस वो आपकी दिल्ली एनसीआर रीजन्स में भी आपका मिल्क को सप्लाई करती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से कहलाता है आपका कोऑपरेटिव सेक्टर, ओके। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो अभी आज हमने जो भी पढ़ा उसको एक बार हम फिर से समराइज़ करते हैं, क्योंकि आपका चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है तो ये बहुत जल्दी से ख़त्म नहीं होगा, तो थोड़े थोड़े पार्ट्स में हम लोग इसको समझेंगे, ओके। सो टुडे व्हाट वी हैव लर्नड, वी हैव सीन दैट टुडे द चैप्टर इंडस्ट्री व्हाट वी आर लर्निंग, इट इज़ अ टाइप ऑफ सेकेंडरी एक्टिविटी, ठीक है। और इसको हम मैन्युफैक्चरिंग भी कह सकते हैं। तो सेकेंडरी एक्टिविटी का मतलब होता है चेंजिंग रॉ मटेरियल्स इनटू प्रोडक्ट्स ऑफ मोर वैल्यू टू द पीपल, ठीक है। फिर इसमें आपने एग्जांपल देखा पेपर का, कैसे पेपर बनता है और कैसे आपका जो कपड़ा जो कि कॉटन से बनाया जाता है, ओके। देन वी हैव सीन व्हाट डू यू मीन बाय इंडस्ट्री। सो इंडस्ट्री रिफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज कंसर्न्ड विद प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, extraction of minerals and the provision of services, okay. So this is the definition of industry. इसमें एग्जाम्पल ऑफ कुछ भी किसी भी इंडस्ट्री का एग्जाम्पल उठा के आप दे सकते हैं, ठीक है। आपकी बुक में एग्जाम्पल दे रखा है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, दैट इज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, देन योर कोल माइनिंग, दैट इज योर एक्सट्रैक्शन, एंड नेक्स्ट इज योर टूरिज्म इंडस्ट्री, दैट इज योर सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। तो देखिए 3 तरह की इंडस्ट्रीज का एग्जाम्पल दिया इन्होंने, एक आपका प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, दूसरा आपका एक्सट्रैक्शन, एंड थर्ड इज योर सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने देखा आपका क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। तो क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज इट इज़ बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स, साइज एंड ओनरशिप, ठीक है। तो जो आपका रॉ मटेरियल्स है, रॉ मटेरियल्स के बेस पे आपकी जो इंडस्ट्रीज आपकी कितनी प्रकार की होती हैं, सी 1 2 3 4, राइट। एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, मेरीन बेस्ड एंड योर फॉरेस्ट बेस्ड, ठीक है। ये जो कच्चा माल इतनी जगह से निकल के आता है, ठीक है, उसको जो इंडस्ट्रीज़ यूज़ करती हैं उसके बेसिस पे जो है हमने आपकी इंडस्ट्रीज़ को क्लासीफाई किया है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़, यानी ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो कि प्लांट और एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स को एज रॉ मटेरियल यूज़ करती हैं, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल आपने देखा फूड प्रोसेसिंग, वेजिटेबल ऑयल, कॉटन टेक्सटाइल, डेयरी प्रोडक्ट्स, लेदर इंडस्ट्रीज, दिस आर एग्जाम्पल ऑफ agro based industries. Now next is your mineral based industries. So what are mineral based industries? These industries use mineral ores as their raw materials, ठीक है। ये जो है खनिज को इस्तेमाल करती हैं कच्चे माल के रूप में, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो कच्चा माल होता है इसको क्या करती हैं, ये इसको दूसरे इंडस्ट्रीज़ को प्रोवाइड करती हैं ताकि वो उसमें से फिर अपने बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं उसको तैयार कर सके। यानी जो आयरन ओर था उसको मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री ने उसको आयरन में कन्वर्ट किया और फिर उस आयरन को बाकी इंडस्ट्री में सप्लाई कर दिया। जैसे आपकी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हो गई, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गई, है ना, हैवी मशीनरी वगैरह, रेलवे कोचेस बनाने में, बिल्डिंग मटेरियल बनाने में जो आयरन का इस्तेमाल होता है उसके लिए जो है इसने उसको
सप्लाई कर दिया, ठीक है. सो दे यूज मिनरल ओर्स एज देयर रॉ मटेरियल एंड दे फीड द अदर इंडस्ट्रीज. ओके, so they use raw material for the manufacture of a number of products such as heavy machinery, building materials and railway coaches. अब आपकी जो तीसरी तरह की इंडस्ट्री है वो आपकी marine based. So marine based means they use the products from the sea and the oceans as a raw materials. Okay, and what they process the seafood or manufacturing fish oil. These are the examples. और सबसे आखिरी में है वो आपका forest based industries, यानी वो सब कच्चा माल जो कि आपका जंगल से निकल के आता है वो उसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है. तो ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं आपकी, दे आर एसोसिएटेड विद पल्प एंड पेपर, फार्मास्यूटिकल्स, फर्नीचर एंड बिल्डिंग्स, ठीक है. सेकेंड बेस है आपका साइज़. अब साइज़ कैसे हम पता लगाते हैं? साइज़ इस पे निर्भर करता है कि आपने कितना पैसा उसमें लगाया है, कितने लोग उसमें काम कर रहे हैं और आपकी जो प्रोडक्शन है वो कितनी हो रही है, ठीक है. तो इसके बेसिस पे हमने इंडस्ट्री को क्लासीफाई किया आपके दो तरीके से, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड योर लार्ज स्केल इंडस्ट्री. तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का एग्जांपल है आपका कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्री, ठीक है. ये आपकी एक तरह की स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, ठीक है, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, ठीक है. तो यहाँ पे किस तरह के काम होते हैं? यहाँ पे जैसे आपका हो गया बास्केट वीविंग, ओके, पॉटरी, अनदर हैंडीक्राफ्ट्स, ठीक है ना. तो यहाँ पे जो आपके काम हैं वो हाथ से किए जाते हैं, जिसको छोटे मोटे कारीगर आपके बनाते हैं. यहाँ पे कम पैसा लगता है, टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं होती है, ओके. और यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट बनता है वो भी लार्जर वॉल्यूम में नहीं होता है, क्योंकि इससे कंपेयर कर रहा है आपके लार्ज स्केल इंडस्ट्री से, ओके. अब जब हम लार्ज स्केल इंडस्ट्री पे आ जाते हैं तो यहाँ पे लार्ज स्केल इंडस्ट्री में आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, जो कैपिटल है, पैसा है, वो ज़्यादा लगता है, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस होती है, ओके. अब इसने एग्जांपल दिया है आपका स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का, लाइक योर सिल्क वीविंग एंड द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़, ठीक है. ये छोटे मोटे तौर पे इस काम को कर लिया जाता है, छोटे उद्योग होते हैं ये. अब जब हम बड़े उद्योगों की बात करेंगे, लार्ज स्केल इंडस्ट्री की बात करेंगे, तो उसमें हम बताएंगे आपका जो ऑटोमोबाइल्स बनाने वाली जो होती हैं फैक्ट्रीज़ या फिर जो हैवी मशीनरी होती हैं, ये सब आपकी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ कहलाते हैं, ठीक है. और थर्ड बेसिस है आपका ओनरशिप, यानी इसका मालिक कौन है. तो ओनरशिप में हमने इतने प्रकार देखे. फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर, सेकेंड स्टेट ओन्ड और पब्लिक सेक्टर, थर्ड वन इज़ योर ज्वाइंट सेक्टर एंड द लास्ट वन इज़ योर कोऑपरेटिव सेक्टर, ठीक है. तो प्राइवेट सेक्टर हमने देखा जहाँ पे कोई एक व्यक्ति जिसका कि निजी उद्योग होता है, निजी इंडस्ट्री होती है, एक ही व्यक्ति मालिक होता है या फिर समूह में कुछ लोग मालिक हो जाते हैं. अब स्टेट ओन्ड और पब्लिक सेक्टर, ठीक है, इसमें हमने एग्जांपल देखा आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का, ठीक है, जो कि भाई आपका कंट्री यानी आपका जिसकी सरकार जिसको कंट्रोल करती है, ओके. फिर हमने इसमें सेल का एग्जांपल देखा, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ओके. तो इसमें जहाँ पे कि आपका मालिक कौन है, आपकी सरकार मालिक है, ठीक है. प्राइवेट यानी इंडिविजुअल, किसी व्यक्ति का निजी, और पब्लिक यानी जहाँ पे कौन मालिक है, गवर्नमेंट मालिक है, ठीक है. फिर अब हम इसमें जो थर्ड टाइप हमने देखा वो आपका है ज्वाइंट सेक्टर. ज्वाइंट सेक्टर माने मिलकर, ठीक है, जहाँ पे हम मिल के काम कर रहे हैं. तो इसको जो मालिक होते हैं या जो ऑपरेट करते हैं, ठीक है, इट इज़ डन बाय द स्टेट एंड द इंडिविजुअल्स और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है, जहाँ पे कि आपकी सरकार है, लोग हैं, लोगों का समूह है, ठीक है. जैसे हमने मारुति उद्योग का एग्जाम्पल देखा, ठीक. तो जो मारुति उद्योग है, ठीक, इसका एग्जाम्पल आप लोगों ने देख लिया यहाँ पर. तो जो किस प्रकार से ये पहले मारुति उद्योग लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, फिर ये जॉइंट वेंचर में चला गया जापान के साथ, ठीक. उसके बाद जो ये जॉइंट सेक्टर बन गया, राइट. फिर उसके बाद हमने देखा आपका कोऑपरेटिव. व्हाट डू यू मीन बाय कोऑपरेटिव सेक्टर? कोऑपरेटिव सेक्टर मतलब क्या होता है, जहाँ पे कि आपके जो कच्चे माल को जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना, जो कच्चा माल दे रहे हैं और प्लस जो उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये दोनों मिल के जो है काम करते हैं. वर्कर्स जो हैं यानी सब लोग इसमें मिल के काम कर रहे हैं, ठीक है. तो इसमें हमने एग्जांपल देखा आपका आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड और फिर आपका सुधा डेयरी, ओके. सो दीज आर योर एग्जाम्पल्स, ओके. आई होप द टॉपिक हैज़ बीन बिकम वेरी क्लियर टू यू. और अब अगली क्लास में हम लोग देखेंगे आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़, ओके. सो जहाँ तक मैंने पढ़ाया है वहाँ तक आप इसको रीड कीजिए. कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं. सो टिल द नेक्स्ट क्लास विल मीट अगेन. टिल दैट टाइम सी यू, बाय बाय.